इस वीडियो में हम रोड और रनवे में बेस कोर्स और सब बेस कोर्स के रूप में प्रयोग होने वाले WMM यानी कि वेट मिक्स मैकेडम के बारे में जानेंगे। आसानी से समझने के लिए वीडियो को 10 विषयों में विभाजित किया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि इस वीडियो की विषय वस्तु मेरे स्वयं के अनुभव हैं जो मैंने रनवे और रोड प्रोजेक्ट्स में काम करते हुए प्राप्त किए हैं। यह वीडियो अंग्रेजी भाषा में भी मेरे इसी YouTube चैनल में उपलब्ध है। आगे हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे वह है प्रयोग होने वाला मटेरियल, उसकी ग्रेडिंग और स्पेसिफिकेशंस। 2. मशीनें तथा उपकरण। 3. संबंधित पाठ्य सामग्री। नंबर 4. एक दिन के कार्य के लिए WMM की आवश्यक मात्रा का आकलन। नंबर 5. WMM मिक्सिंग प्लांट। 6. प्लांट से साइट तक WMM ले जाने का तरीका। नंबर 7. WMM लेइंग का तरीका और ध्यान में रखने वाली बातें। नंबर 8. रोलिंग का तरीका। नंबर 9. क्वालिटी कंट्रोल के मानक। और 10. फील्ड ड्राई डेंस। IRC 105/2015 के आधार पर WMM में प्रयोग होने वाले मटेरियल की एब्रेशन वैल्यू 40 से कम और इम्पैक्ट वैल्यु 30 से कम और कंबाइंड एलोंगेशन तथा फ्लैकीनेस इंडेक्स वैल्यू 35% से कम होनी चाहिए। एग्रीगेट की ग्रेडिंग के लिए ये दी हुई टेबल नंबर 2 स्क्रीन पर है। सेक्शन नंबर 3। WMM में प्रयुक्त होने वाले उपकरण इस प्रकार हैं। इनमें से WMM प्लांट और सेंसर पेवर के बारे में हम इस वीडियो में आगे विस्तार से समझेंगे। यह कुछ रेफरेंस डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, जैसे IRC 109, मॉर्थ और विभिन्न प्रकार के IS कोड। सेक्शन नंबर 4 में हम देखेंगे कि किस तरह हम एक दिन के काम के लिए प्लांट में डिमांड प्लेस करते हैं, जिससे कि हमारे पास मटेरियल उस दिन के काम के लिए कम भी ना हो और ज़्यादा भी ना हो जाए। तो मान लीजिए कि हमारा पैच जिस पे आज हम काम कर रहे हैं वो 100 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 100 mm डेप्थ का है, गहरा है। ये जो 100 mm है ये कॉम्पैक्ट होने के बाद की थिकनेस है, रोलिंग के बाद की। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इसका वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई, तो ये हो जाएगा 50 क्यूबिक मीटर। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हमें डिमांड अगर क्यूबिक मीटर में प्लेस करनी होती है तो जो लूज़ थिकनेस हम लोगों को लेनी पड़ती है, जो कॉम्पैक्शन के बाद दब जाती है, उसको भी हमेशा कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि प्लांट से जो मटेरियल निकलता है वो लूज फॉर्म में रहता है, वो कॉम्पैक्टेड नहीं होता है। तो इस तरह हमारा एक्चुअल वॉल्यूम हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा, अभी हमारी डेप्थ 100 mm की जगह थोड़ी सी बढ़ जाएगी, हम 100 के साथ 25 mm लूज थिकनेस रखेंगे, इसलिए हमारी थिकनेस हो जाएगी 0.125। तो इस तरह ये आएगा 62.5 क्यूबिक मीटर। तो देखिए यहाँ पे 12.5 क्यूबिक मीटर का अंतर आ गया है, इसे हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा भी जब हमारे पास WM प्लांट, जो मैक्सिमम प्लांट्स होते हैं वो हमारे वेट पे चलते हैं, यानी कि टनेज पे चलते हैं। तो जब हमें टन में डिमांड देनी होती है तो उसके लिए हमें लेना होगा कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम और उसको मल्टीप्लाई करना होगा डेंसिटी से। तो हमारा कॉम्पैक्टेड वॉल्यूम तो हमने पहले निकाला हुआ है 50 क्यूबिक मीटर, ये इधर आ गया। और डेंसिटी को मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर, जो हमारे पास है नहीं, मैं लिख रहा हूँ 2.350। ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, लगभग 2200 से 2300 के आसपास WM की डेंसिटी रहती है। तो इस तरह से ये आ जाएगा 117.5 टन। तो देखिए ये हमारे पास जो फिगर्स आ गए हैं, 117.5 टन अगर टन में आपको डिमांड देनी है, अगर आपको क्यूबिक मीटर में देनी है तो 62.5 क्यूबिक मीटर। सेक्शन नंबर 5। यह सेक्शन WMM मिक्सिंग प्लांट के बारे में है। WMM मिक्सिंग प्लांट में 4 हॉपर जो कि अलग अलग साइज़ के एग्रीगेट के लिए एक लाइन से लगे हुए हैं।
हर एक हॉपर के नीचे लोड सेल और मैकेनिकली मोटर से खुलने और बंद होने वाले वाल्व लगे हुए हैं। ये कंट्रोलिंग यूनिट है जिसमें हम लोग WMM की रेसिपी फिक्स करते हैं कि कितना कौन सा मटेरियल हमें मिक्सिंग के लिए डालना है। सारे हॉपर्स में से जितनी आवश्यकता के हिसाब से जो डिमांड दी जाती है उतना मटेरियल गिरता है और एक कन्वेयर बेल्ट से होते हुए मिक्सिंग बिन पर पहुंचता है। इसे मिक्सिंग बिन या पग मिल भी कहते हैं। पग मिल में इसमें निश्चित मात्रा में पानी मिलाया जाता है। इसके अलावा भी कुछ WMM प्लांट्स में इस तरह की समायोजन किया जाता है कि मिक्सिंग बिन में जैसे ही सारा मटेरियल एक साथ बिना पानी के जब गिरता है तो वहाँ पर लगे हुए लोड सेल उसका वेट कैलकुलेट करते हैं और उसके हिसाब से जितना मॉइस्चर कंटेंट हमें चाहिए उतना पानी उसमें मिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद ये सारा मिक्स मटेरियल एक एग्जिट कन्वेयर के थ्रू ड्रॉप पॉइंट पर पहुंचता है जहां सेलों पे इकट्ठा कर लिया जाता है या फिर डंपर में भर के साइट पे भेजा जाता है। इसके अलावा भी कुछ WMM प्लांट में इस तरह के अरेंजमेंट्स होते हैं जिसमें साथ में एक सीमेंट का साइलो जोड़ा जाता है जिससे ये WMM प्लांट सॉयल स्टेबलाइजेशन की रेसिपी को भी बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। WMM प्लांट से निकले हुए मिक्स को डंपर की मदद से हाइवा डंपर्स की मदद से साइट तक भेजा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ध्यान रखने वाली बात है कि मटेरियल का सेग्रीगेशन नहीं हो, यानी कि अलग अलग साइज़ का मटेरियल अलग अलग करके छितर बितर ना हो जाए और उसका मॉइस्चर कंटेंट जो उसमें पानी की मात्रा है वो प्रिजर्व रहे। सेक्शन 7 आता है जिसमें हम लोग WM की लेइंग के बारे में देखते हैं। इस सेक्शन को हमने 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है WM के नीचे वाली सरफेस को तैयार करना। दूसरा है आयरन पैक्स लगाना, सेटिंग आउट करना, गाइडलाइंस देना। नंबर 3 है स्ट्रिंग वायर पर लेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना और नंबर 4 है पेवर का मूवमेंट और ध्यान रखने वाली। सेक्शन 7A जिस जगह पे हमें WMM करना है उसके नीचे की लेयर चाहे वो सबग्रेड हो या GSB हो उसको फुली कॉम्पैक्ट होना चाहिए। इसके अलावा सरफेस पर पानी का छिड़काव करना चाहिए और अगर कोई लूज मटेरियल है तो उसको हटा देना चाहिए और साथ में रोलिंग करवानी चाहिए। 7B इलेक्ट्रॉनिक सेंसर पेवर के लिए हमें जगह जगह पर आयरन के पैक्स लगाने पड़ते हैं जो कि स्ट्रिंग वायर को होल्ड करते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि पैक्स को एक निश्चित अंतराल पर लगाया जाता है। अंतराल सेट करने के लिए आपको अपने प्रोफाइल को देखना पड़ेगा। अगर आपके रोड या रनवे का प्रोफाइल बहुत सारे वर्टिकल कर्व्स को लेकर बना हुआ है तो आपको अंतराल कम रखना चाहिए और अगर आपका एक सीधा सा फ्लैट और सरफेस है आपके पास सेंटर लाइन सरफेस तो आप इस अंतराल को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। इन आयरन पैक्स को बहुत मजबूती से ड्रिल करके या हैमर से इनको ठोककर मजबूत किया जाना ज़रूरी है ताकि यह स्ट्रिंग वायर का वज़न ले सकें। 7C स्ट्रिंग वायर पर लेबल डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत ही अहम और ध्यान रखने वाला स्टेप है। इसमें पास ही में बनाए गए किसी टेम्परेरी बेंचमार्क की मदद से WMM लेयर के टॉप का लेवल फिक्स किया जाता है। इसी सेंसर वायर के ऊपर पेवर का सेंसर चलता जाता है और वायर के अप एंड डाउन्स ऊपर या नीचे होने के साथ साथ ही पेवर ऑटोमेटिकली सरफेस को भी ऊपर और नीचे करता हुआ ले करके चला जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्ट्रिंग वायर पे जब हम लेबल सेट करते हैं तो वो लेबल लूज थिकनेस और क्लियरेंस को जोड़कर होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर
हमें 100 mm का WMM ले करना है, तो हम 100 mm के साथ 25 mm का लूज थिकनेस भी साथ में जोड़कर स्ट्रिंग वायर पे लेबल देते हैं। इस वायर की तनाव को चेक करना बहुत ज़रूरी है, वायर ढीली ना रहे। इसके लिए 500 ग्राम का एक वज़न का लोड दो स्पैक के बीच में लटकाएं, और अगर उसमें झुकाव 20 mm से ज़्यादा आ रहा हो तो स्ट्रिंग को और टाइट करवाएं। सब सेक्शन 7D में हम लोग पेवर के मूवमेंट के बारे में जानेंगे। पेवर को स्टार्ट करने से पहले जहाँ से हम काम शुरू कर रहे हैं, अगर उससे पहले कोई दूसरी लेयर हो रखी है तो उसके लास्ट सिरे को हमें सीधा काट लेना है और लूज मटेरियल को हटा देना है। इसके बाद पेवर को शुरुआती ऊंचाई देना बहुत ज़रूरी है, यानी कि इनिशियल हाइट देना बहुत ज़रूरी है, और ये काम हम लकड़ी के गुटकों को पेवर की स्क्रीड के नीचे रखकर कर सकते हैं। जैसे ही पेवर आगे बढ़ता है तो हर 2-3 मीटर पे हमें डिप मेथड से लेयर की थिकनेस को जांच करते रहना है। अगर लेयर की थिकनेस ऊपर या नीचे हो रही है तो तुरंत हमें सेंसर को एडजस्ट करना है। प्लांट से हाइवा में भरकर लाए हुए मटेरियल को पेवर के आगे लगे हुए हॉपर में खाली किया जाता है और वहां से कन्वेयर की मदद से मिक्स को ऑगर तक पहुंचाया जाता है। ऑगर का काम है कि इस मिक्स को पूरी लेइंग पैच पे अच्छे से फैला दे। इसके बाद पेवर आगे बढ़ता है और इसकी स्क्रीड एक स्मूथ सरफेस देती हुई चली जाती है। बहुत ध्यान रखने की बात यह है कि जब भी पेवर आगे बढ़ता है तो उसके साथ साथ हम लोगों को टॉप जो लेयर हमें मिल रही है उसको चेक करते रहना है कि कहीं वह ऊपर या नीचे तो नहीं रह रही है हमारे डिज़ाइन किए हुए FRL से। जिस लेयर पर WMM ले हो रहा है, अगर उसके समानांतर में उसके साथ लगी हुई पट्टी पे WMM या कोई और मटेरियल डला हुआ है तो WMM की एजेस को बहुत सफाई से मिलाना ज़रूरी है। सेक्शन 8 WMM की रोलिंग में प्रयोग किया जाना चाहिए 8 से 10 टन का वाइब्रेटरी रोड रोलर। रोड रोलर के पासेस ट्रायल वे के आधार पर फिक्स किए जाते हैं, अन्यथा शुरुआती 1 या 2 दिन के काम का सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से जो डेंसिटी अचीव हो रही है उसके रिजल्ट को एनालिसिस करते हुए पासेस को सेट किया जाना चाहिए। सामान्यतः पहला पास प्लेन विदाउट वाइब्रेशन और उसके बाद के पास वाइब्रेशन वाले, और आखिर में फिर से प्लेन पास लगाने चाहिए जो सरफेस को स्मूथ कर देता है। सेक्शन 9 में हम जानेंगे WMM की क्वालिटी कंट्रोल से संबंधित मानक। शुरुआत में मैं आपको सरफेस रेगुलरिटी और टॉलरेंस के बारे में बताता हूँ। सरफेस टॉलरेंस WMM के लिए +10 mm से लेके -10 mm तक का है। सरफेस रेगुलरिटी को चेक करने के लिए सेंटर लाइन के समानांतर 3 मीटर के स्ट्रेट एज से चेक करना चाहिए जिसकी लिमिट 8 mm है। इसके अलावा सरफेस टॉलरेंस चेक करने के लिए 6.25 गुणा 3.5 मीटर के ग्रिड पर लेवल्स चेक करने चाहिए। अगर लगातार 10 रीडिंग्स में से कोई एक रीडिंग फ्लक्चुएट करती है तो उस फ्लक्चुएशन की लिमिट है ±10 का 50%, यानी कि ±15 mm। क्वालिटी कंट्रोल के टेस्ट में निम्नलिखित टेबल के आधार पर ग्रेडेशन, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, मॉइस्चर कंटेंट, डेंसिटी, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट,
फ्लैकीनेस और एलोंगेशन टेस्ट है। इन सब की फ्रीक्वेंसी हर दिन के काम के हिसाब से या फिर प्लांट से निकले हुए मटेरियल के क्यूबिक मीटर यानी कि आयतन के हिसाब से फिक्स की जाती है। दोस्तों, सेक्शन 10 फील्ड ड्राई डेंसिटी यानी कि इन सिचु डेंसिटी से संबंधित है, परंतु यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए मैं इस विषय को अपनी अगली वीडियो में कवर करूँगा। मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।